तो बच्चों आज हम सरल आवर्त गति का आवर्त समीकरण ग्राफीय निरूपण देखेंगे। सरल आवर्त गति पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सरल आवर्त गति में वस्तु अपनी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में गति करती है। तो इस तरह की जो गति होती है उसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और शॉर्ट में कहेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, S.H.M. हमने पिछली कक्षा में ये देखा था कि उसका विस्थापन समीकरण क्या होता है। तो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t, ये हमने निकाल लिया था और उसी से शुरुआत करके हमको ग्राफीय निरूपण करना है SHM का या सरल आवर्त गति का। तो चलिए देखते हैं सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण होता है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण होता है, पिछली कक्षा में हमने निकाला था y बराबर a sin ओमेगा t, जहां पर a वस्तु का आयाम है, a क्या है, वस्तु का आयाम है, ठीक है ना, और y जो है t समय में वस्तु का विस्थापन है, t समय में वस्तु का विस्थापन है। और ओमेगा जो कि कोणीय वेग है उसका मान होता है 2 पाई बाई टी, है ना। ए तो वस्तु का आयाम हो गया, y t समय में वस्तु का विस्थापन हो गया, ठीक है ना। ओमेगा जो कोणीय वेग है वो होता है 2 पाई बाई टी, कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं। कैपिटल T जो है वो आवर्तकाल है, क्योंकि वस्तु कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो T जो है उसका आवर्तकाल होगा, जहां T जो है आवर्तकाल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है विस्थापन समीकरण को लेकर के। अब इस ओमेगा के मान को हम यहां रख देते हैं, तो अब हमारा जो समीकरण हो जाएगा y बराबर a sin ओमेगा की जगह हम 2 पाई बाई टी रख देते हैं, तो 2 पाई बाई टी हो जाएगा, और स्मॉल t ये t आवर्तकाल है और t जो है ये समय है, a sin ओमेगा का मान रख दिए 2 पाई बटे कैपिटल T इंटू स्मॉल t इंटू t। तो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। अब इस समीकरण का उपयोग करके हम सरल आवर्त गति का ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम ये कैसा करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम ये कैसा कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस t के मान के आधार पर हम जो वस्तु का विस्थापन है उसके मान की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कॉलम हम बना लेते हैं। और उसके बाद ग्राफीय निरूपण करना आसान होगा।
हम स्मॉल टी ले लेते हैं, उसके बाद y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से। यदि स्मॉल टी का मान मैं ले लूं 0, तो समीकरण 1 से वस्तु का विस्थापन y का मान क्या हो जाएगा। यदि t का मान मैंने 0 ले लिया है तो साइन 0 का मान हम सभी को मालूम है 0 होता है, तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम t/4 रख लेते हैं कि स्मॉल t का मान t/4, तो t/4 आप रख के देखिए तो t कट जाएगा, बटे 4 है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है 1, तो y का मान हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, है ना। इसके आगे हम देखें तो t/2 रख सकते हैं। यदि स्मॉल t का मान t/2 रखें तो t कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई आएगा। साइन पाई मतलब साइन 180 अंश, साइन 180 मतलब साइन 90 धन 90, तो ये हो जाएगा आपका cos 90 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये अपने पास 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको काम करना है। तो t/2 रखे तो y जो वस्तु के विस्थापन का मान 0 हो गया। आगे हम रखते हैं 3t/4, 3t/4, तो इसमें क्या होगा देखिए, t का मान 3t/4 रखिए, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π/2, है ना, 3π/2 हो जाएगा। और 3π/2 मतलब होगा आपका 270 अंश, और साइन 270 का मान होता है अपने पास माइनस साइन 90, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -a। इसको हम हल कर रहे हैं गणितीय विधि से, और इसके आगे हम एक और मान ले लेते हैं ताकि ग्राफ खींचने में आसानी, कम से कम एक चक्र को हम आसानी से खींच सकते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं t के मान को ले लेते हैं कैपिटल T, स्मॉल t के मान को हम ले लेते हैं कैपिटल T, तो t रख के देखते हैं यहाँ पे, तो t कैंसिल हो जाएगा। साइन 2π, साइन 2π मतलब साइन 360 अंश, और साइन 360 अंश का मान होता है 0। तो इस तरह से हमने जो मान निकाला समीकरण 1 से वो ये हो गया। अब इस आधार पर हम सरल आवर्त गति का ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं विस्थापन और समय के बीच में। देखिए कैसे करेंगे। ये हम एक अक्ष ले लेते हैं, किसी भी समतल में 2 अक्ष को हम आसानी से दर्शा सकते हैं जो कि लंबवत अक्ष होते हैं। इधर हम y अक्ष को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, मूल बिंदु यहां पर ले लेते हैं हम। मूल बिंदु लेने के बाद आप देख रहे हैं कि समय t 0 है तो वस्तु का विस्थापन भी 0 है, तो ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर t/4 होगा तो ये a आएगा। इस तरह से हमारा एक ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा इसको और फैला सकते हैं। इस तरह से हमारा जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कौन से समय में हुआ है। इस समय को हम ले लेते हैं t/4। t/4 में आप देख रहे हैं कि आयाम अधिकतम है, मतलब a है ना, तो ये a आयाम के लिए अपने पास हो जाता है। यहां से यहां तक आप ले सकते हैं a, और समय t 0 था तो ये 0 ही है। t/4 हुआ तो आयाम या वस्तु का विस्थापन a हो गया। t/2 यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ फिर 0 हो गया।
t/2। उसके बाद हम ले लेते हैं 3t/4। तो 3t/4 कहाँ पर लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3t/4। यहाँ पर ऋणात्मक, तो ऋण अक्ष की तरफ हमने इसको दिखा दिया, ऋण अक्ष की तरफ ये -a हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास a ऋणात्मक साइड हो गया, और उसके बाद कैपिटल T समय में फिर से वो शून्य पे आ जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफ तैयार है। आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड अधिकतम आयाम हो गया और ये नेगेटिव साइड अधिकतम आयाम हो गया। तो ये +a कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं -a। इधर y अक्ष का ऋणात्मक साइड, तो y' दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और x अक्ष में हम समय को दिखाए हैं, इसका अर्थ ये हुआ समय t, और y अक्ष में हमने विस्थापन को दिखाया है, तो इस दिशा में विस्थापन हमने दिखाया है। आप ऐसा लिख सकते हैं विस्थापन, ठीक है। तो ये हमारा जो चित्र हो गया सरल आवर्त गति का विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है ना। हमने सरल आवर्त गति बढ़ा, उसके विस्थापन और समय के बीच हमने ग्राफ खींचा है। समय को मैंने x अक्ष में लिया है, विस्थापन को y अक्ष में लिया है, और दोनों के बीच किस तरह ग्राफ बनना है वो इस सारणी से मैंने बनाया है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ सरल आवर्त गति का बनता है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सरल आवर्त गति का वेग समीकरण क्या होता है। चलिए देखते हैं। सरल आवर्त गति का वेग समीकरण, जो दूसरा हमारा टॉपिक है, सरल आवर्त गति का वेग समीकरण। सरल आवर्त गति का वेग समीकरण। विस्थापन समीकरण हमने पहले ही देख लिया है, वेग समीकरण अब हम देखने जा रहे हैं। माना किसी क्षण t पर सरल आवर्त गति करती हुई सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु का समीकरण, वस्तु का विस्थापन समीकरण, वस्तु का विस्थापन समीकरण है। ये हम मान लेते हैं, या पहले भी हमने निकाला है, y बराबर a sin ओमेगा t। लेकिन यहाँ पर हम कलांतर ले लेते हैं, प्रारंभिक कला को फाई मान लेते हैं, तो ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण या पहला इक्वेशन, जहां पर a आयाम है और फाई प्रारंभिक कला है। जहां a आयाम है तथा फाई क्या है, प्रारंभिक कला है, प्रारंभिक कला है,
ठीक है ना। ए आयाम हो गया और फाई प्रारंभिक कला हो गया। तो अब इसका वेग समीकरण हम कैसे निकालेंगे? ये तो विस्थापन समीकरण हुआ। तो किसी क्षण t पर कण का वेग, तो किसी क्षण t पर जो वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो उसका वेग, या वस्तु या कण मान सकते हैं, कण का वेग, वस्तु भी मान सकते हैं, गति करती हुई कण भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो क्षण t पर कण का वेग, वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं तो v से दर्शाएंगे, और ये हो जाएगा dy/dt। मतलब जो विस्थापन है उसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको वेग मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अवकलन कर दीजिए, d/dt, y का मान है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। आगे अवकलन करके देखते हैं क्या आता है ना। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं उसको। तो जो वेग v हो जाएगा d/dt, ए यहाँ पर आयाम है तो नियत मान सकते हैं उसको, उसका अवकलन नहीं होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा ये d/dt साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है ना। और सभी जानते हैं कि साइन का अवकलन होता है तो कॉस होता है, लेकिन उसके बाद ओमेगा का भी अवकलन हो जाएगा, ओमेगा टी का, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन कॉस में बदल गया। उसके बाद इन दोनों का अवकलन होगा डी/टी के सापेक्ष, तो ओमेगा बाहर आएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा। तो ये वेग हमारे पास आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब चूंकि जो हमारा समीकरण था पहला, जो विस्थापन समीकरण था, तो उसको वो साइन में था, तो इसको हम साइन में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, सबको मालूम है कॉस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का वर्गमूल। तो उसी सूत्र का यदि मैं इस्तेमाल कर लूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये आ जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस फाइव और इस पूरे का वर्गमूल। ठीक है, या v बराबर ए ओमेगा, जो विस्थापन समीकरण जो सबसे पहले मैंने लिखा था अभी वहां से हम इसको बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, चूंकि हमारा क्या था विस्थापन समीकरण, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। ठीक है, तो यहां से a को हम इधर ले आते हैं तो y अपान ए हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह हम y/a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास y/a पूरे का घात 2। ठीक है, आगे इसको और हल करें तो हमारा वेग हो जाएगा ए ओमेगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर। ठीक है, आगे और इसको हल कर सकते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर आएगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग का वर्गमूल, ए का वर्गमूल ए बाहर आ जाएगा बटे ए, यहां पर ए और ए को हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो वेग समीकरण है वो किस तरह से आ जाता है वो हम देख लेते हैं।
तो v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं, है ना, एक समीकरण। इससे पहले क्या समीकरण माना था हमने? इससे पहले क्या समीकरण माना था हमने? पहला माना था, तो ये हो जाएगा अपने पास दूसरा समीकरण। ठीक है, ठीक है। तो समीकरण 2 ही वेग समीकरण है। समीकरण 2 ही सरल आवर्त गति करती हुई एसएचएम का वेग समीकरण है। वेग समीकरण है। अब विशेष स्थिति देख लेते हैं। विशेष स्थिति के अंतर्गत विस्थापन समीकरण को हमने पहला समीकरण माना था, तो विशेष स्थिति के अंतर्गत ये कह लेते हैं कि y का मान यदि शून्य हो जाए तब क्या होगा। पहला स्थिति, यदि y बराबर शून्य हो तो मतलब कण माध्य स्थिति से गति करे, तो उस समय समीकरण 2 से मैं कह सकता हूं, समीकरण 2 से मैं कह सकता हूं कि v बराबर हो जाएगा ओमेगा, ये तो शून्य हो जाएगा तो ये a बन के बाहर आ जाएगा a ओमेगा। तो इस समय वेग अधिकतम होता है। विशेष स्थिति के अंतर्गत यदि कहूं y बराबर शून्य हो जाए मतलब कण माध्य स्थिति से गति करे, तो उस समय वस्तु का वेग अधिकतम होता है। मतलब मैं उसको लिख सकता हूं, मैं उसको लिख सकता हूं अर्थात कण माध्य स्थिति से गति करे तो उसका वेग अधिकतम होता है। ठीक है ना। इसके आगे हम त्वरण समीकरण देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों अभी अभी हमने वेग समीकरण निकाला। जो समीकरण 2 निकाला है यही सरल आवर्त गति करती हुई कण का या वस्तु का वेग समीकरण है। v बराबर ओमेगा a का वर्ग माइनस y का वर्ग का वर्गमूल। इससे पहले हमने जो समीकरण माना था, आप लोगों ने यदि उसको 1 नहीं किया होगा तो कर लेंगे। जो विस्थापन समीकरण था y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, जो शुरू में मैंने लिखा, इसको ऐसा पहला समीकरण कर लेंगे, है ना। उसको देख लेंगे। पहला यदि नहीं लिखे होगे तो उसको पहला समीकरण मान लेंगे, है ना। तो ये हमारा वेग समीकरण आ गया। वेग समीकरण के अंतर्गत हमने विशेष स्थिति में पहला ये माना कि y बराबर 0 हो, मतलब कण जो है साम्य स्थिति से यदि गुजरता हो या साम्य स्थिति से गति करता हो तो उस समय उसका वेग अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि मान आता है a ओमेगा। अब हम मान लेते हैं कि y जो है प्लस माइनस a है, द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति मान लेते हैं। द्वितीय स्थिति हम मान लेते हैं कि यदि y बराबर प्लस माइनस a हो तो, प्लस माइनस a हो तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा अपने पास, जो अपना वेग हो जाएगा v बराबर ओमेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस y का मान चाहे प्लस a रखें चाहे माइनस a रखें, a स्क्वायर ही आएगा। तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य से गुणा होगा ओमेगा का तो शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में वस्तु का जो वेग होता है वो शून्य होता है। कहने का अर्थ यह है यदि विस्थापन अधिक हो, प्लस माइनस a हो रहा है मतलब कण का विस्थापन अधिक हो रहा है, तो कण का विस्थापन अधिक होगा तो उस समय वेग शून्य होता है।
ये हमने सिद्ध किया। अर्थात विस्थापन अधिकतम होने की स्थिति में विस्थापन अधिकतम होने की स्थिति में कण का वेग शून्य होता है। कण का वेग शून्य होता है। ये हमने सिद्ध किया। विस्थापन यदि अधिकतम होगा तो कण का वेग शून्य होता है, ये हमने लाया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सरल आवर्त गति हुई जो कण है उसका त्वरण समीकरण किस तरह से होगा। चलिए आइए देखते हैं। त्वरण समीकरण। त्वरण समीकरण, जो कण सरल आवर्त गति कर रही है उसका त्वरण समीकरण किस तरह से होगा। चूंकि हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव प्रारंभिक कला है और a आयाम है। तो इसको हम पहला मान लेते हैं। त्वरण समीकरण में इसको पहला मान लेते हैं। ठीक है, त्वरण समीकरण के अंतर्गत हमने इसको पहला मान लिया है। ठीक है ना। तो जो कण सरल आवर्त गति कर रही है उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो सरल आवर्त गति करता हुआ कण का त्वरण, उसको यदि हम अल्फा से दर्शाएं तो वो हो जाएगा d2y बटे dt स्क्वायर। मतलब विस्थापन का 2 बार अवकलन होगा। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं d बटे dt फिर से dy बटे dt। ये अल्फा है अपना। इसके आगे और हल करें, या अल्फा बराबर d बटे dt y का मान है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इस तरह से आ जाएगा। उसके आगे इसको और हल करें तो अल्फा बराबर हो जाएगा d बटे dt। यहाँ पर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव का t के सापेक्ष एक बार अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है ना। यहाँ पर ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन हुआ तो ओमेगा बाहर आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। अब इसका फिर से अवकलन हो जाएगा, तो
ए ओमेगा और ओमेगा के क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, माइनस को आप बाहर कर सकते हैं, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। समीकरण 1 से साइन ओमेगा टी प्लस 5 का मान हम बता सकते हैं y बटे ए होगा, y बटे ए होगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका मान हम समीकरण 1 से कह सकते हैं y बटे ए, यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से साइन ओमेगा टी प्लस 5 का मान हो जाएगा y बटे ए, तो ये y बटे ए हो गया, यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास अल्फा का मान आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y, और यही माइनस ओमेगा स्क्वायर जो y आया इसी को हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, और ये जो दूसरा समीकरण है यही सरल आवर्त गति करता हुआ कण का त्वरण समीकरण कहलाता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। चलिए अब इसका विशेष स्थिति देख लेते हैं। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, स्थिति पहला हम देखें, ये जो समीकरण 2 हमारे पास आया है ये सरल आवर्त गति हुई कण का त्वरण समीकरण आया है ना, y विस्थापन है और अल्फा त्वरण है। तो यदि y का मान 0 हो जाए, कहने का मतलब कण साम्य स्थिति से गुजरे, तो उस समय त्वरण का मान भी 0 हो जाएगा। यदि कण साम्य स्थिति से गुजरे, साम्य स्थिति से गुजरे, अर्थात हम कह सकते हैं कि y का मान 0 हो जाएगा। y का मान 0 होगा तभी तो हम कहेंगे कि कण साम्य स्थिति से गुजरा, तो y का मान 0 हो गया। तो समीकरण 2 से मैं कह सकता हूं कि जो हमारा त्वरण आया है, चूंकि y 0 हो गया तो 0 का गुणा ओमेगा स्क्वायर से होगा तो 0 हो जाएगा। तो कण यदि साम्य स्थिति से गुजरे तो क्या होता है, इस समय त्वरण का मान 0 होता है। तो त्वरण का मान क्या आता है, 0 होता है। ठीक है ना, साम्य स्थिति से गुजरे तो त्वरण का मान 0 होता है। और यदि दूसरी स्थिति हम देख लें, यदि कण का विस्थापन अधिकतम हो, कण का विस्थापन अधिकतम हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो y आया है विस्थापन वो a हो जाए प्लस a, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। और इस स्थिति में जो त्वरण होगा वो भी अधिकतम होता है। समीकरण 2 से इसको मिटा लेते हैं। तो समीकरण 2 से अपने पास क्या हो जाएगा, जो त्वरण होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y था वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और इस स्थिति में त्वरण का मान भी अधिकतम होता है।
इस स्थिति में त्वरण का मान भी अधिकतम होता है। तो हमने वेग समीकरण देखा, उसके दो स्थितियों को देखा, फिर त्वरण समीकरण निकाला, उसकी दो स्थितियां ये रही। अब हम ये कहेंगे कि आवृत्ति और आवर्तकाल कैसे निकालेंगे। चूंकि कण जो है सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसकी आवृत्ति भी होगी और आवर्तकाल भी होगा। चलिए देखते हैं। इन दोनों का आवृत्ति और आवर्तकाल हम देखेंगे। तो समीकरण 2 में जो त्वरण समीकरण आया अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यदि हम उसकी केवल परिमाण को ले लेते हैं, है ना, उसके चिन्ह को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब क्या होगा, तो उससे आवृत्ति और आवर्तकाल निकल जाएगा। तो हमारा जो अगला लक्ष्य है आवृत्ति तथा आवर्तकाल को निकालना। आवर्तकाल वेग समीकरण त्वरण समीकरण में SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के त्वरण समीकरण से, जो कि हमने अभी अभी निकाला, क्या था, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यदि हम माइनस को छोड़ दें, केवल परिमाण को ले लेते हैं, चिन्ह को छोड़ देते हैं, केवल परिमाण को लेने पर हमारा अल्फा हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वाई को आप पक्षांतर कर दीजिए तो अल्फा अपान वाई। आगे इसको हल करें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अल्फा अपान वाई, उसका वर्गमूल। और हम जानते हैं ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, ये आपका त्वरण हो गया और ये आपका विस्थापन हो गया y, ठीक है ना। तो इसका ये वर्गमूल हो गया। तो ये आपका कोणीय आवृत्ति निकल गया। ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति, ठीक है ना। तो कोणीय आवृत्ति का व्यंजक ये निकल गया, या उसका सूत्र ये आ गया, त्वरण बटे विस्थापन का वर्गमूल। परंतु अब हमको आवर्तकाल भी निकालना है, और आवर्तकाल होता है कैपिटल T बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक है ना, 2 पाई बटे ओमेगा जो कि कोणीय आवृत्ति है। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 पाई 1 बटे ओमेगा। 1 बटे ओमेगा मतलब जो कोणीय आवृत्ति आई है उसको हम पलट देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा विस्थापन बटे त्वरण हो जाएगा ये, ठीक है ना, इसका वर्गमूल। तो ये हमारा आवर्तकाल भी निकल जाता है। सॉरी, ये कोणीय आवृत्ति निकला, अभी आवर्तकाल ये हो गया। आवृत्ति अभी नहीं निकला है। कोणीय आवृत्ति और केवल आवृत्ति में फर्क होता है ना भाई। कोणीय आवृत्ति और केवल आवृत्ति में फर्क होता है। हमने कोणीय आवृत्ति निकाल लिया त्वरण बटे विस्थापन का वर्गमूल, फिर आवर्तकाल निकाल लिया 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण का वर्गमूल। अब हम निकालेंगे आवृत्ति।
अब हम निकालेंगे आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब वो होता है न्यू। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध होता है कि वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1/t होता है। तो इससे हम कह सकते हैं 1/t मतलब 1/2 पाई हो जाएगा, और ये जो विस्थापन बटे त्वरण आया है ये फिर से पलट जाएगा, त्वरण बटे विस्थापन का वर्गमूल। तो इस तरह से जो कण सरल आवर्त गति करता है उसका आवर्तकाल ये रहा, और उसकी आवृत्ति होता है 1/2 पाई त्वरण बटे विस्थापन का वर्गमूल। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति मतलब जब कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है। एक सरल रेखा में जब वो गति करता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसका हमने पहले विस्थापन समीकरण देख लिया, फिर वेग समीकरण देख लिया, और फिर त्वरण समीकरण देख लिया। तत्पश्चात हमने उनकी आवृत्ति और आवर्तकाल के मान को भी निकाल लिया है। आगे हम सरल आवर्त गति की विशेषता भी देखेंगे। धन्यवाद।